शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है कल से, और ऐसे में ज्वलंत कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष वहां पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इस वक्त चर्चा कर रहा है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका में अडानी पर लगे आरोपों से लेकर उत्तर प्रदेश की सीटों पर हुए उपचुनाव में लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले समाजवादी पार्टी की इन तमाम आरोपों पर एक गर्मागर्म बहस भी हो सकती है। और ये कहना है सत्ता पक्ष का कि ऐसे मुद्दों को उछालकर दरअसल संसद को चलने नहीं देना चाहता है विपक्ष। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने बीजेपी को बम बम कर दिया। बिहार और असम के परिणाम ने एनडीए को गदगद कर दिया। और इन सब के केंद्र में जो किरदार है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति ने रिकॉर्ड जीत से सत्ता फिर से कब्जा ली। सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा, जिसके खाते में 132 सीटें आईं। महाराष्ट्र के कुल 288 में से 149 सीटों पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, जिनमें से 132 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 88.59%। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो पिछली बार के चुनाव में बीजेपी कुल 164 सीटों पर लड़ी थी और 105 सीटों पर विजयी रही थी। 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 64.02%। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। यूपी की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर उसे जीत मिली, यानी यूपी में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 75%। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर और असम की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। बम्पर प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दिया, जिसमें निशाने पर कांग्रेस और गांधी परिवार ही मोदी के रहा। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। मोदी, 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अगले वर्ष दिल्ली और फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब की बार के प्रदर्शन से बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया। हालांकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कुछ और ही दावा है। अलग कौन है? सब तो एक ही है ना। ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम। ये तो सब लोग जान रहे हैं। ये लोग झारखंड हारे हैं 24 में और 25 में बिहार हारे हैं। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। कई बड़े मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन 23 नवंबर के परिणाम के बाद माहौल नया होगा। बीजेपी आक्रामक होगी। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर मामले पर बहस के लिए तैयार है।
मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल संविधान दिवस जो 75वां 75th प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा उस पर हम आज अपने को सीमित रख रहा हूं। मैं सिर्फ जो मुद्दे हम उठाएंगे उस पर हमारा स्टैंड आएगा। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल भी लाया जाएगा और इस पर जबरदस्त घमासान के आसार हैं। अब देखना ये होगा कि मौजूदा परिणाम के बाद संसद में राजनीतिक तेवर क्या रहता है। आज तक ब्यूरो। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लोग इकट्ठा हो गए भारी तादाद में और जो परिस्थिति हुई है कुछ लोगों के मरने तक की पुष्टि हो रही है। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है। उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, और अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डन्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और सुनिए, ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। अबे जी, अब सवाल सुनिए। सवाल जैसे मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगी। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं, और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो अब ऐसे में जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर हैं। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु, थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट पर यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बीट के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ
उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया बोलिए? एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सीधा आरोप मेरे है। पहले प्रश्न पर आइए सर, मेरे पहले प्रश्न पर। ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में है, इसका एक जवाब तो बनता है। इसका अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है, हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है, ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है, ये डीआरआई ने नोटिस दिया, मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास। अडानी जी को क्या है, ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ ये हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं, इनकी सरकार के समय पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, ये बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है, और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से, तो इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान हैं, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए, और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स। ये डीआरआई का नोटिस भी जॉर्ज सोरोस के कहने से दिया। मैं बता रहा हूं, गजब का मोदी जी के डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मोदी जी के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो हैं जो प्रॉक्सी हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था। तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया, क्या बुद्धिजीवी हैं साहब।
मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी, एक मिनट अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए अब अपने टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए, ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्ष दल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत दो, कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला, मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते, और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो यह कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया, और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है, और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है, ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए, खटाखट पर एक जवाब बनता है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। लेकिन धंधा तुम्ही को बताइए। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? आशुतोष जी, दूध का दूध साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर सेकी पीएसए नहीं करेगी डिस्कॉम से राज्यों की, तो संभव ही नहीं कि वो अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कर ले। तो ये कहा उन्होंने कि जिसमें 90 दिन का वक्त था, 18 महीने इसलिए लगे कि सेकी ने प्रेशराइज किया राज्य सरकारों को, प्रेशराइज करके पावर सप्लाई एग्रीमेंट कराए। अब एक बार इधर देखिए, घूस दी गई क्या? ये प्रॉमिस्ड टू पे, घूस दी गई या नहीं दी गई? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए, ये सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए, ये सवाल सेबी को अडानी जी से पूछना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, प्रतिपक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे साहब ये एजेंसियां 4 दिन के लिए हमारे हाथ में दे दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे कि अदालत के दस्तावेज सही है कि नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात, ये बार बार मुखौटा लगाकर पीछे छुप जाते हैं। अगर अपराध हुआ है, अगर डीआरआई ने नोटिस अडानी को दिया है, तो बता दीजिए क्या वो जॉर्ज सोरेस के कहने से दिया है? अगर अभी सेबी ने नोटिस इशू किया है, तो क्या जॉर्ज सोरेस? आप जांच तो कराइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चलिए, मैंने मान लिया, छोड़िए, अडानी को किनारे करिए। बताइए सोलर में दूसरी कंपनियां कौन है, नाम बताइए। आप ठेका लेने दोगे तो अरे है ना? सब चाइनीज अरे आप कंपनी है, ठेका लेने दीजिए, सब चाइनीज कंपनी है, बताइए सारे व्यापारियों को। किसका शेयर है, किस कंपनी का शेयर ज्यादा है? जीवीके ने एयरपोर्ट लिया मुंबई का, जीवीके पे सीबीआई ने रेड की, 74% उन्होंने अडानी को ट्रांसफर किए, सीबीआई की जांच खत्म हो गई। 6 एयरपोर्ट दिए, हमने तो आपत्ति नहीं ली थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति ली, नीति आयोग ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको ये दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने वो क्लॉज ही हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले जीएमआर ने दिल्ली और मुंबई जीता था, लेकिन उनको नहीं दिए, लेकिन आपने हित पहुंचा दिया। तो जहां गलत करोगे वहां सवाल करने ये अपने सिरे से इस बहस में ये ले जाते हैं कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, जिनके अब अच्छे खासे नंबर में सांसद हैं, वो यूपी के उपचुनाव को उठाएंगे। उनका कहना है कि लोकतंत्र को इन्होंने साबोटाज किया, उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, वहां पुलिस ने पथराव किए गए, डराया गया उन्हें और रोका गया वोट डालने से। क्या लोकतंत्र को, क्योंकि वहीं से जो नफरत के बाजार का आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, वहीं से अब उसका एक्सटेंशन ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब चुनाव भी अपनी पुलिस के जरिए करा रहे हैं और जीत रहे हैं?
देखिए, इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं अपने जो विद्वान ऑडियंस है उनको समझाना चाहता हूं कि अभी जितनी बहस अडानी को लेकर हुई अभय दुबे जी और सुधांशु जी से, उससे समझ लीजिए कि दोनों मित्र हैं। एक तरफ राज्य सरकारों पर आरोप है, एक तरफ केंद्र सरकार पर कोई काम करने का या एक्शन नहीं लेने का आरोप है। तो दोनों की दोस्ती है, दोनों अच्छे से बहस कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं योगी सरकार को लेकर। यदि आप कल जो 13 नवंबर को खासतौर से जितने लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके नतीजे देखें तो सभी राज्य सरकारों ने वो उपचुनाव जीते हैं, सभी जगह मोटे तौर पर। और जहां कम सीटें 2014 में भी औसतन 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 20%, 10%, 15% कम वोटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी जीती थी 8 सीट। तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो आम तौर पर माना जाता है कि वहां जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से चुनाव को करवाती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई फर्जी वोटिंग करवा रही है, लेकिन उसमें प्रशासन का एक सहमति, मूक सहमति मिलती है। जिस तरह के पिक्चर्स आए, वीडियो आए समाजवादी पार्टी के लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, उससे साफ है। लेकिन उसमें सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की है? और पिछले 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। उससे आप समझ रहे हैं कि वो बात पूरी है? क्या वो 7 पुलिस वाले उस चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं? तो आप ये प्राइमा फसाई मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने रोका समाजवादी पार्टी के वोटर्स को? वीडियो ऐसा कपड़ों से, कॉलोनी से उन्हें पहचाना और रोका? का काम है, चुनाव आयोग का काम है कि वो इसको पूरी तरह से देखे। और जितनी जल्दी आपने, यदि किसी पार्टी ने, देखिए हमारी डेमोक्रेसी किससे चलती है? भरोसे से चलती है। जब आपके वोटर को, आपके विपक्ष को इस बात पर भरोसा नहीं है तो उस पर जो चुनाव आयोग है उसको लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और पिछले चुनाव से अब तक जब ईवीएम की बहस भी होती रही, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जब ईवीएम पर बहस कह रही है कांग्रेस पार्टी की, ये तो नहीं, लेकिन ईवीएम पर बहस होती है तो चुनाव आयोग पर इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करवानी चाहिए। आपको ईवीएम और पुलिस जिताती है? सुधांशु जी जो इन्होंने कहा वीडियो से बिल्कुल साफ है, जाके चेक करिए। जो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया। वो ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेसी जीतती थी, लालू जी जीतते थे और मुलायम सिंह जी जीतते थे। मुझे याद है 2004 के मैनपुरी के चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। मगर जब से, इवन याद करिए, ये वोटर आईडी कार्ड कब आए, आपकी जनरेशन को नहीं याद होगा, 1993 में आए। उसके बाद से कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से सीसीटीवी फुटेज आए तब से स्पष्ट बहुमत की दरकार खत्म हो गई है। जो चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, जब से लोग हाथ में मोबाइल आए हैं, दिखाइए ना, लोगों ने मोबाइल नहीं बनाए थे क्या? दिखाइए वीडियो कहां बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जनता की जागरूकता के आगे आपकी कुटिलता दम तोड़ती जा रही है। मगर क्या करें? सपा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज उनके दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। 24 में कुछ ऐसा ही उन्होंने आपके लिए कहा था लोकसभा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई। अंजना जी, अभय जी एक सेकेंड। अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली ट्वीट किया है, अगर अभी भी आप जाएं एक्स पर उनके पोस्ट में देखें तो लास्ट एडिटेड लिखा आता है, और लास्ट एडिटेड पे क्लिप करेंगे आप तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए।
चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते। कि आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। नहीं। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब। अरे मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी, आपका इरादा तो समझते हैं ना हम। आशुतोष जी, आप काम ही वो करते हैं। वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या अखिलेश यादव ने एक सीट नहीं दी? ये देखिए मजबूरी। अखिलेश यादव ने 9 में से 1 सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने समर्थन दे दिया था, हमने 10 सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को, जनसंघ को, सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4? और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो है 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज ये ठीक बात नहीं है। पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना। क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ है, डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म हो। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन यह कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना, आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे, जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं। देखिए ईवीएम के बारे में तो
राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर यह बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चले हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है अंजना जी? अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूं आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। विजय जी, कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आम आदमी पार्टी के पहले पत्रकार थे साहब, उसका है ये दिखाई जो दे रहा है। विजय त्रिवेदी जी। नहीं अंजना जी, आशुतोष के राष्ट्रवादी होने पर उसके वो भारत माता की जय नहीं लगाए ना, तब भी कोई शक नहीं कर सकते, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल जो डिसीजन है या फैसले आ रहे हैं या नतीजे आ रहे हैं, उससे एक आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर फिनिक्स की तरह से होते हैं, वो फिनिक्स हैं, वो अपनी राख से फिर जिंदा हो जाते हैं। इसका उदाहरण बीजेपी से बेहतर कौन जानता है, जिनके दो बड़े नेता, जब गृह मंत्री अमित शाह को एक वक्त पर हिरासत में लिया जा रहा था, तब उन्होंने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे उतरते पानी को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और 1984 का जिक्र जब कर दिया कि 2 MP केवल आए, उसमें वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए। अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1984 में, और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मरसिया पढ़ दिया था, लेकिन वो पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो फिनिक्स पार्टी होती है। लेकिन आप अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ऑडियंस में माइक है क्या? हमारे पास अगर माइक है तो मैं 3 सवाल लेना चाह रही हूं, माइक लेके पहुंच जाइए। विजय जी बात कांग्रेस को लेकर जो आपने सवाल किया, कांग्रेस में जो मुझे समझ में आता है, मैं उससे दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 C जो है वो इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों पर कांग्रेस जो है फेल हो रही है बार बार, और खासतौर से कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो समर्थक है, वो 20 करोड़ लोग पूरे देश भर में आज भी मौजूद है। वो खुद परेशान है कि ये कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। 2024 में आप संविधान की कॉपी लेकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां जाति और आरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वहां कांग्रेस इस इशू पर ही नहीं आती। तो उसका कन्विक्शन, कमिटमेंट कर्नाटक के चुनाव में इससे भी बड़ा एक प्रश्न है जो मैं पूछ रही हूँ फिर सुधांशु जी से, फिर मैं 4 प्रश्न आकर आप लोगों के लूंगी, रुक जाइएगा। मैं अभय जी, मतलब यहां पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है जितनी भी, मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को, जो किसी ना किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है, वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग के उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं,
कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है, कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्षियों को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपके राज्य ने आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी। दो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद 4 सवाल लेंगे। सुधांशु जी। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं, सिर्फ 3 वाक्यों में। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण ये रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटा हूं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी नाव मान लिया आपने। सुनिए ना, हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र के ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है, इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा। चिंता मत करिए, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि कही थी तो दिया, फिर उसको 12,000 बढ़ाया तो दिया। चिंता मत करिए सर, अभी 2,700 रुपए गेहूं का आपने चुनाव में कहा था नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में होली दिवाली की बारी चली जाएगी। 4 सवाल बस लेने हैं। अब तो जनता ने अपना निर्णय दे दिया, बाकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन सोया और कपास के किसानों का आपको करना पड़ेगा कुछ, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। 26 तारीख को यदि सरकार शपथ ग्रहण करेगी तो 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में बहुत ब्लैक डे के रूप में है, पर यह 26/11 एक नए युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। 4 सवाल एक एक करके सवाल लीजिए, आपके हाथ में माइक है। हाँ, छोटे छोटे सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही ईवीएम पर, भारत की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर और भारत की गंदी राजनीति में एक अपना हस्तक्षेप दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सम्माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आप क्यों ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते, और जब आप प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में काल्पनिक रहने की एक कहने की भी जरूरत करते हैं तो उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां चला जाता है? अगला सवाल और कहने की बात दीजिए। एक साथ मेरा एक साधारण सा सवाल अभी दुबे जी से है। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी बात करी, तो जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी जब यूएस में जाके मुस्लिम लीग को संपूर्ण तरह से धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं, तब आपकी अगला प्रश्न
एक इधर से ले लीजिए, किस तरफ से लीजिए। सुझाव दें, राहुल जी बार बार चाइना में क्यों जाते हैं और अमेरिका में जाके देश की छवि क्यों खराब करते हैं? ठीक है, महिला जो है उनसे लीजिएगा, महिला से। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरएसएस में इनका मंच, राष्ट्रीय मंच बन चुका है। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह करके अन्य विचारधारा, मतलब बाहरी विचारधारा का समर्थन करते हैं, या जो राष्ट्रवादी सोच का समर्थन करते हैं? आपसे ठीक है, वो एमपी वाले भैया आगे आ गए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे लीजिए। वो जो कान पे चश्मा खोसे हैं भाई, लीजिए उनका सवाल, नहीं तो बहुत तंग करेंगे। इनका नहीं, आगे जल्दी। 2 लाइन का सवाल, सिर्फ 2 लाइन का सवाल। डोंट होल्ड द माइक सर, लेट द माइक बी इन द जर्नलिस्ट हैंड। ओके, आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब अप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी फॉलो किया है, पर कभी भी आपने बीजेपी लीडर को कभी प्रशंसा नहीं की। दुबे जी आपसे शुरू करते हैं। सारे के सारे लेते हैं हमारी सवालों से तलाशी, उनसे कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। सवाल तो होने चाहिए थे सरकार से। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। तब ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। इस देश के कलमकार, कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है। तब इन्होंने कहा कि ये तो सारे अवार्ड वापसी देंगे। जब इस देश की बेटियां ना न्याय मांगने आई, तब नहीं, मैं पर इस देश की जनता पुनः तीसरी बार आकर इनकी सरकार बना देती है। मसला ये है आपका। सरकार देखिए अंजना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभिक आंदोलन है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं, सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है उनका ध्येय है। हमने वो कह रहे थे कि बड़े दिल से उन्होंने पूछा आपसे कि बीजेपी की कभी प्रशंसा निकलती क्यों नहीं है आपके मुंह से? पहले बात तो मामा कहते अकेली किसी लड़की ने सवाल पूछा तो उसके जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। बड़ाई कह रहे थे। वैसे सवाल तो इनसे पूछे गए, तो मैं इनके बिहाफ पे बोल देता हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विजय जी, मैं चाहता हूं कि अब जब लोकसभा का ये संसद का सत्र शुरू, यहाँ बहस हुई है, बहस तो करें, वही कह रहा हूं, संसद का सत्र में बहस शुरू करें। और दूसरी बात, हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में सुधांशु जी की सरकार एक दिन में 140 सांसदों को सस्पेंड नहीं करेगी, ये उम्मीद हम कम से कम रखें। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा जो मुझे यहां भी दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र के निर्णय में दिखाई पड़ा और पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। तालियों के साथ आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मुझे लगता है एक सार्थक बहस यहाँ पर हुई है, हर तरह की विचारधारा सामने आई और उम्मीद यही करेंगे कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब भी हमारे माननीय सांसद इस देश और अपनी जनता, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ इंसाफ करेंगे, क्वेश्चन आवर भी चलेगा और ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।